जय हिंद। परीक्षाएं निकट हैं, आपकी तैयारी पूरे जोरों से चल रही होंगी। उसी को और गति देने के लिए और पूर्व में जारी किए गए प्रश्नों की ब्रह्मास्त्र श्रृंखला का उत्तर देने के लिए हम आए हैं आपके साथ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कैम माइंड कोचिंग इंस्टीट्यूट में। न डर न हार, अब की बार फिर से 90 पार। प्रश्नों के उत्तरों को 4 भागों में बांट दिया गया है, जिसका प्रथम भाग हम आपके सामने ला रहे हैं। इससे पहले आपसे अनुरोध करेंगे कि आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में अधिक से अधिक साझा कीजिए, जिससे उन्हें भी जो दिए गए प्रश्न हैं उनके उत्तर मिल जाएं। तो चलते हैं, जिसका था आपको इंतजार। कुछ भी हो जाए मेरे बच्चों, इस बार 90 पार। तो सबसे पहला चैप्टर था ठोस अवस्था और उसका पहला प्रश्न था नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं। तो बेटा, सहसंयोजी ठोसों को ही नेटवर्क ठोस कहा जाता है, क्योंकि प्रत्येक जो अवयव कण होता है उसके बीच में इलेक्ट्रॉनों के साझे के परिणाम स्वरूप जो बंध बनता है उसे सहसंयोजी बंध कहते हैं। और सहसंयोजी बंध जो संरचनाएं होती हैं वो पूरे संरचना में, उस पूरे ठोस संरचना में क्रिस्टल जालक का निर्माण करने लगती हैं, और इस क्रिस्टल जालक के कारण ही इन संरचनाओं को नेटवर्क ठोस कहा जाता है। ये पाई जाती हैं ग्रेफाइट है, हीरा है, सिलिका है। इस उदाहरण संरचनाओं में ये नेटवर्क ठोस उपस्थित रहते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि एकक कोष्ठिका क्या है। तो एकक कोष्ठिका यानी वह त्रिविम संरचना जिसकी सहायता से पूरे क्रिस्टल के विषय में जानकारी प्राप्त हो जाती है, ऐसी संरचनाएं एकक कोष्ठिकाएं कहलाती हैं। यानी वह त्रिविम सूक्ष्म संरचनाएं जो क्रिस्टल के विषय में संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराती हैं, एकक कोष्ठिकाएं कहलाती हैं। मैंने आपको पूरी इसके बारे में जो क्रिस्टल डिफेक्ट्स नाम का पार्ट भेजा है, YouTube में अपलोड किया है, उसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन था रॉक साल्ट में Na+ और Cl- की समन्वय संख्या क्या है। तो एक सोडियम को किसी भी रॉक साल्ट संरचना यानी सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल संरचना में एक सोडियम धन आयन को 6 क्लोराइड ऋण आयन घेरे रखते हैं। इसी तरह एक क्लोराइड ऋण आयन को 6 सोडियम आयन घेरे रखते हैं। यानी इनका अनुपात होता है 6:6, यानी या 1:1। यानी सोडियम आयन और क्लोराइड आयन की जो समन्वय संख्या होती है वो 1:1 या 6:6 होती है। अब क्रिस्टल के घनत्व और कोर की लंबाई के बीच में संबंध। तो ये जो संबंध होता है वो होता है ρ = Z/m अपान A³ या जिसको V कह सकते हैं इंटू Na। यानी Z = Z/m। Z यहाँ समन्वय संख्या है, M अवयव कणों का भार है, V क्रिस्टल का आयतन है जो कोर की लंबाई का क्यूब होता है, और Na एवोगैड्रो संख्या है। अब यहाँ एक प्रश्न था कि एक घनीय FCC क्रिस्टल संरचना में A और B प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें A परमाणु घन के कोर पर और B जो है परमाणु फलक के केंद्र पर उपस्थित हैं। तो यौगिक कण सूत्र ज्ञात करें। तो कैसे ही आप निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हमको पता होनी चाहिए FCC संरचना। तो FCC संरचना बनाते हैं। ये क्रिस्टल हम बना रहे हैं FCC। यहां आप देखिए, कह रहा है जो कोर है, कोर यानी कोने। तो इस क्रिस्टल के कुल कितने कोने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कोने हैं। अब यहां पर इनके कण बना रहे हैं। 1 कण, 2 3 4 5 6 7 और 8। ये बन गया एक SCC संरचना वाला क्रिस्टल, जिसके केवल कोर पर अवयव कण उपस्थित हैं। तो कुल कितने अवयव कण उपस्थित हैं? 8। कितने कोने हैं? 1।
और हर कोने पर कितने कण हैं? 8। तो 8 गुणे 1/8 हो गया। अब यहां पर बात होती है फलक संरचना की। तो फलक संरचनाएं बनाइए, फलक संरचनाएं बनाते हैं। ये फलकें हैं, इन फलकों को हम आपस में पहले इन अवयव कणों के हिसाब से इसको जोड़ रहे हैं, तो हमको इसका केंद्र निकल के आएगा कि कहाँ इनका केंद्र पड़ रहा है। तो चलिए केंद्र पर हम बनाते हैं 1 अवयव कण, 2 अवयव कण, 3, 4, इस आगे वाले का अवयव कण यहाँ कहीं आएगा और पीछे वाले फलक का अवयव कण कहीं यहाँ आएगा। तो टोटल अवयव कण जो फलक पर है वो कितने हैं? 6। एक फलक पर कितना एक अवयव कण है? फलक पर 1। और इनका डिवीजन कितना है? वो इस बार इधर भी है और उधर भी है, तो टोटल हो गया 1/2। तो इसको काटें तो यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ काटेंगे तो इसका उत्तर आएगा 1। यानी कोर पर जो अवयव कण है, कोर पर जो अवयव कण उपस्थित है उसकी संख्या है 1, और जो फलक पर कण उपस्थित है उनकी संख्या है 3। तो सूत्र क्या बनेगा? AB3। यहाँ पर जो सूत्र बनने वाला है वो सूत्र क्या है? AB3। यानी इस प्रश्न का जो उत्तर है वो क्या है? इस प्रश्न का उत्तर है AB3। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत? तो इस तरीके से हम इसके उत्तर को ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की, अगले उसके चैप्टर की ओर। सॉल्यूशन में आपसे पहले प्रश्न पूछा गया है कि मोललता क्या है। तो 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम विलायक में घुले मोलों की संख्या या ग्राम अणु की मात्रा ही उसकी मोललता कहलाती है। इसे स्मॉल m द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मोललता बराबर क्या होता है? विलेय के ग्राम अणुओं की मात्रा बटे विलायक का भार किलोग्राम में। इसी तरह प्रतिपरासरण क्या है और इसकी उपयोगिता बताइए। तो जब विलायक के अणुओं को अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अर्धपारगम झिल्ली की सहायता से प्रवाहित किया जाता है या प्रवाह होता है, तो इस प्रकार की घटना को प्रतिपरासरण कहते हैं। और इसका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में जल शोधन की प्रक्रियाओं में होता है। जो घर में आरओ लगे होते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस पर ही आधारित प्रक्रिया है। इसी तरह राउल्ट के वाष्प दाब के अवनमन का नियम लिखना है और उसकी सीमाएं लिखनी है। तो जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया जाता है तो उस विलायक के वाष्प दाब में हुई आपेक्षिक कमी उस विलेय के मोल प्रभाजों के समानुपाती होती है। यानी जितना मोल विलेय अवाष्पशील मिलाए जाएंगे उतना ही विलायक के वाष्प दाब में कमी हो जाएगी। इसे फार्मूले से निकाला जाता है। तनु विलयनों के लिए क्या हो जाता है सूत्र? P0 माइनस PS अपान P0 इज इक्वल टू N अपान N प्लस कैपिटल N। N स्मॉल होता है अपान N प्लस कैपिटल N। N अपान N प्लस N विलेय के मोल प्रभाज हैं और P0 माइनस PS अपान P0 यहां पर हुई वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी को प्रदर्शित करता है। ये विलयन तनु विलयनों पर लागू होता है ये सिद्धांत। और अगर उस विलयन में विलेय और विलायक को मिलाया गया है और उनमें किसी भी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया यानी वियोजन या संगुणन हो रहा है तो राउल्ट का नियम लागू नहीं होगा। इसी तरह मोलर उन्नयन स्थिरांक और मोलल उन्नयन स्थिरांक में अंतर बताइए। तो मोलर उन्नयन स्थिरांक क्या है? इसे आणविक उन्नयन स्थिरांक भी कहते हैं। जब 100 ग्राम विलायक में 1 मोल मिलाने पर क्वथनांक में हुई वृद्धि के मान को उसका मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं और इसे KB- से प्रदर्शित किया जाता है। डेल्टा TB इज इक्वल टू 100 यानी 100 इंटू KB- इंटू स्मॉल w अपान स्मॉल m इंटू कैपिटल W। इस सूत्र की सहायता से मोलर उन्नयन स्थिरांक की मान को गणना की जा सकती है। जबकि मोलल उन्नयन स्थिरांक 1000 ग्राम विलायक में 100 की जगह क्या हो जाएगा? 1000 ग्राम विलायक में घुले 1 मोल विलेय के कारण जो उसके क्वथनांक में वृद्धि होती है उसे मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं और इसे KB द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। फार्मूला क्या हो जाएगा? डेल्टा TB इज इक्वल टू 1000 इंटू KB इंटू स्मॉल w अपान स्मॉल n इंटू कैपिटल W। हेनरी का नियम क्या है? हेनरी का नियम गैस और द्रव के आधार पर लिया गया है।
तो स्थिर ताप पर किसी द्रव गैस के विलयन में, जहां पर विलयन में गैस घोली जाए द्रव में, यानी गैस द्रव में घुली हो, तो स्थिर ताप पर किसी द्रव गैस के विलयन में गैस के द्वारा विलयन की सतह पर उत्पन्न दाब विलयन में उपस्थित गैस के मूल प्रभाजों के समानुपाती होता है। यानी दाब जितना अधिक होगा, गैस के उतने ही मूल प्रभाज उस विलयन में उपस्थित होंगे। जितना अधिक दाब डाला जाएगा, मूल प्रभाज उतने ही अधिक गैस में घुले, उस द्रव में घुले होंगे। तो स्थिर ताप पर किसी द्रव गैस के विलयन में गैस के द्वारा विलयन की सतह पर उत्पन्न किया गया दाब विलयन में उपस्थित द्रव के मूल प्रभाजों के समानुपाती होता है। यानी P = KH × X। X यहां पर क्या है? चाई। चाई मूल प्रभाज को रिप्रेजेंट कर रहा है, KH यहां हेनरी नियतांक है। उपयोग है इसका, मृदु जल यानी सॉफ्ट ड्रिंक, जो कोल्ड ड्रिंक होता है, उसमें CO2 की विलेयता बढ़ाने में, और श्वसन मिश्रण बनाकर गहरे समुद्र में गोताखोरों को ऑक्सीजन सप्लाई करने में, ऑक्सीजन देने में। जिसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसमें ये आ भी सकते हैं इससे कुछ क्वेश्चंस। तो आगे बढ़ते हैं। वैद्युत रसायन में पहला है विशिष्ट चालकता और मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए। तो विशिष्ट चालकता क्या होती है? किसी चालक की विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्पन्न मान को ही विशिष्ट चालकता कहते हैं और इसे कापा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। ये पेपर में पूछा जा सकता है इसका मात्रक बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में, तो इसको जरूर याद रखिए। इसके बाद मोलर चालकता क्या होती है? किसी विलयन के निश्चित आयतन में, किसी विलयन के निश्चित आयतन में 1 मोल विद्युत अपघट्ट के कारण उत्पन्न चालकता मोलर चालकता कहलाती है। अगर कोई विलयन है जिसका आयतन निश्चित है, उसमें घुले 1 ग्राम अणु या 1 मोल विद्युत अपघट्ट के कारण उत्पन्न चालकता उस विलयन की मोलर चालकता कहते हैं। इसे डेल्टा M द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल इनवर्स। अगर तुल्यांक चालकता होती तो इसका मात्रक हो जाता ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर, तुल्यांक इनवर्स। तो दोनों जो मात्रक हैं ये याद रखने वाले हैं, क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न में ये पूछे जाते हैं। वैद्युत रासायनिक श्रेणी के 2 उपयोग बताइए। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या करती है? हाइड्रोजन से ऊपर जो धातुएं हैं वो हाइड्रोजन अम्लों से हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर देती हैं। यानी आयरन है, जिंक है, सोडियम है, ये सब अगर हाइड्रोजन अम्लों जैसे H2SO4 है, HCl है, इनसे अब क्रियाकृत कराई जाएंगी तो हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर देंगी। इसी तरह वैद्युत रासायनिक श्रेणी में आयरन से जो नीचे धातुएं होती हैं वो हाइड्रोजन द्वारा अपचयित हो जाती हैं। यानी आयरन से नीचे उपस्थित धातुएं जैसे कोबाल्ट, निकेल, लेड, ये इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो हाइड्रोजन द्वारा अपचयित हो जाते हैं। अगला प्रश्न है कोलराउस का नियम और उसकी व्याख्या। ये सब प्रश्न जो हैं ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इनकी जो प्रश्नों की श्रृंखला है वो जारी की जा चुकी है, उसी के आधार पर इनके उत्तर बताए जा रहे हैं। तो कोलराउस का नियम क्या है? तो कोलराउस के नियम में आपको बताया गया कि अनंत तनुता पर किसी विलयन की तुल्यांक चालकता उस विलयन में उपस्थित धन आयनों और ऋण आयनों की अनंत तनुता पर तुल्यांक चालकताओं के योग के बराबर होता है। लैम्डा इनफाइनाइट EQ = लैम्डा इनफाइनाइट प्लस लैम्डा इनफाइनाइट माइनस। ये जो भी प्रश्न के उत्तर बताए जा रहे हैं इन सबके वीडियो स्वतंत्र रूप से पड़े हुए हैं मेरे चैनल पर, आप देखिए और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। पूरी डिस्क्रिप्शन के साथ वहां समझाए गए। यहाँ तो एक सरल तरीके से आपको समझाया जा रहा है कि आसानी से पेपर में आपकी तैयारी हो जाए। तो कोलराउस का नियम क्या है? क्योंकि ये पेपर में बहुत बार पूछा गया और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अनंत तनुता पर किसी विलयन की तुल्यांक चालकता उस विलयन में उपस्थित धन आयनों और ऋण आयनों की अनंत तनुता पर तुल्यांक चालकताओं के योग के बराबर होता है और इसका उपयोग होता है तुल्यांक चालकता और मोलर चालकता ज्ञात करने में, वियोजन की मात्रा को ज्ञात करने में, अनंत तनुता पर वियोजन की मात्रा को ज्ञात करने में। इसी तरह नष्ट सिद्धांत क्या है और विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं? तो जो मेरा वीडियो पड़ा हुआ है उसमें नष्ट सिद्धांत को बहुत आसानी से समझाया गया है। उसमें बताया गया है कि जब किसी धातु की क्षण को
उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोते हैं तो कुछ धातु से कण आयन के रूप में विलयन में जाते हैं। इस प्रक्रिया को एसपी यानी सॉल्यूशन प्रेशर विलयन दाब कहते हैं। और इसी प्रकार विलयन में उपस्थित जो धन आयन होते हैं, आयन के रूप में जो कण होते हैं, वो धातु की क्षण में चले जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को ओपी यानी परासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। और जब एसपी ओपी से बड़ा होता है तो कौन सी प्रक्रिया होती है? जब ओपी एसपी से बड़ा होता है तो कौन सी प्रक्रिया होती है? और जब एसपी ओपी के बराबर होता है तब कौन सा विभव उत्पन्न होता है? इसके बारे में विस्तृत रूप से विद्युत रसायन वाले वीडियो में बताया गया है, तो आप उसको देखिए। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि वैद्युत वाहक बल क्या है, तो इसको हम सरल है क्योंकि नष्ट का सिद्धांत बड़ा है, इसलिए हम आपको पूरा डिस्क्रिप्शन में नहीं समझा पा रहे हैं, वीडियो बड़ा हो जाएगा। यहां विद्युत वाहक बल के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि सेल के दोनों इलेक्ट्रॉनों के विभवों का बीजगणितीय योग, यानी एनोड और कैथोड के विद्युत इलेक्ट्रोडों का जो विभव होता है, उनका जो मान होता है, उनका बीजगणितीय जो योग होता है, उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे ईएमएफ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के विभवों का बीजगणितीय योग विद्युत वाहक बल कहलाता है, जिसे ईएमएफ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ईएमएफ बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो इसी तरह एल्युमिनियम हाइड्रोजन के विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर है, परंतु जल और वायु के प्रति स्थायी होता है, क्यों? इस प्रश्न का उत्तर कैसे निकालेंगे? वैद्युत रासायनिक श्रेणी पर आधारित यह प्रश्न है। इसमें एल्युमिनियम क्रियाशील धातु होती है, परंतु सरलता से वायु द्वारा क्रिया कर एल्युमिनियम ऑक्साइड की पतली परत को बना देती है। और ये जो पतली परत होती है वो निष्क्रियता को प्रदर्शित करती है। जैसे ही इस धातु पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की पतली परत बन जाती है, वो अन्य जो अंदर जो क्रियाशील धातु है उसे जल और वायु से क्रिया करने नहीं देती। तो जल और वायु से जब क्रिया नहीं होती तो उसके प्रति एल्युमिनियम धातु स्थायी हो जाता है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है कि चार तत्व ABCD जिनके मानक अपचयन विभव क्रमशः -2.90 कामा +1.50 कामा +0.70 व +0.34 वोल्ट हैं। तो इसमें सर्वाधिक अपचायक धातु कौन है? जिसका मानक अपचयन विभव मान जो है सबसे अधिक ऋणात्मक रूप से होता है, वह धातु जो होती है वो प्रबल अपचायक का काम करती है। जबकि जिन धातुओं का मानक अपचयन विभव धनात्मक अधिक होता है वो प्रबल ऑक्सीकारक का कार्य करती हैं। इसीलिए यहां पर जो ए धातु है जिसका मानक अपचयन विभव मान -2.90 वोल्ट है, वो सर्वाधिक अपचायक धातु का कार्य करेगी। तो आगे यहां पर उत्तर आ गया। उत्तर क्या है? यहां पर ए बराबर -2.90 वोल्ट। तो आगे बढ़ते हैं। यहां पर रासायनिक बलगतिकी के बारे में बात करते हैं। रासायनिक बलगतिकी आपकी चौथी यूनिट है। उसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, तात्क्षणिक वेग से आप क्या समझते हैं? तो तात्क्षणिक वेग क्या है? यहां पर निश्चित समय पर रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग में हुआ परिवर्तन, एक निश्चित समय पर, यह नहीं कि समय अंतराल पर, एक निश्चित समय पर रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग में हुआ परिवर्तन ही तात्क्षणिक वेग कहलाता है। इसी प्रकार अभिक्रिया की कोटि या आणविकता में अंतर बताइए। तो अब अभिक्रिया की कोटि क्या है? कि अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारकों की घात सांद्रता जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की वह घात सांद्रता जो उस अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। इसी तरह अभिक्रिया की आणविकता क्या है? तो अभिक्रिया के सरल पद में या सरल प्रथम पद में भाग लेने वाले अणुओं की कुल संख्या ही उस रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। इसके बारे में हमने पूरा डिस्क्रिप्शन से आप पीछे बताया है। यहाँ केवल हम एक ही उदाहरण दे रहे हैं और बहुत सरल है कि अभिक्रिया में अभिकारकों की घात सांद्रता जो उस अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। जबकि आणविकता में सरल प्रथम पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या ही उस विलयन की, उस अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। यहां पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बाद बात कर रहे हैं। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है?
तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की एक घात सांद्रता जो उस अभिक्रिया के वेग को क्या करती है, प्रभावित करती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। यहां पर इसके निगमन के बारे में भी पूछा गया है, तो निगमन के बारे में हम अलग से एक वीडियो जारी करेंगे जिसमें आप आसानी से उसके निगमन को देख सकें। और जो 3/4 वाला सवाल है उसके बारे में भी कुछ ऐसे सवाल हैं जो 99% पूर्ण होने में सवाल एक है इस प्रकार का, सिद्ध करिए कि 10 गुना होता है, तो वो भी सवाल हम आपको लेकर चलेंगे, उसके लिए एक अलग से वीडियो जारी करेंगे। तो पहला लक्षण जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, कि इस अभिक्रिया को पूर्ण होने में अनंत काल का समय लगता है। इसी तरह प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता n गुणा बढ़ाने पर अभिक्रिया का जो वेग होता है वो n गुना बढ़ जाता है, यानी सांद्रता जैसे जैसे बढ़ाई जाती है वैसे वैसे अभिक्रिया का वेग बढ़ता चला जाता है। चलिए बात करते हैं छद्म एक अणुक अभिक्रिया की। तो क्या होता है छद्म एक अणुक अभिक्रिया, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन? वे अभिक्रियाएं जिनमें कोटि का मान 1 तथा आणविकता का मान 2 या 2 से अधिक होता है, ऐसी अभिक्रियाएं छद्म एक अणुक अभिक्रियाएं या आभासी एक अणुक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे हम सबसे पहले जो उदाहरण ले रहे हैं वो है एथिल एसीटेट का, यानी CH3COO C2H5। इसका जब अभिक्रिया कराई जाती है जल से, तो इसमें जो जल की सांद्रता होती है उस अभिक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं करती, केवल एथिल एसीटेट की ही मात्रा इस रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है। यानी एथिल एसीटेट का जो मान होगा इसमें 1 कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी, जबकि जल की उससे उपलब्धता से इसका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन अगर अणुओं की बात की जाए तो इसमें कुल अणुओं की संख्या 2 है, क्योंकि एक जल अणु है और दूसरा एथिल एसीटेट है। यानी आणविकता का मान यहाँ पर 2 है, लेकिन इस अभिक्रिया के लिए जो अभिक्रिया की कोटि है उसका मान केवल 1 है। इसी तरह अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पूछ रहे हैं। तो अभिक्रिया का वेग कौन से कारक प्रभावित करते हैं, यानी ताप। ताप बढ़ाने पर सामान्यतः देखा गया है कि रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग बढ़ता है। क्यों? क्योंकि जो रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अणु हैं वो ऊर्जा ग्रहण कर अधिक गतिज ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, और गतिज ऊर्जाओं के कारण अधिक संगठन यानी कोलिजन होता है, और कोलिजन के उपरांत उत्पादों का अधिक निर्माण हो जाता है। इसी तरह अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर, अगर किसी निश्चित ताप पर अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाई जाए तो उस अभिक्रिया का वेग बढ़ता चला जाता है। आगे बात करते हैं पृष्ठ रसायन की। अंतिम यूनिट है इस भाग की पृष्ठ रसायन। उसमें प्रश्न है कि भौतिक तथा रासायनिक अधिशोषण से आप क्या समझते हैं। तो भौतिक अधिशोषण यानी भौतिक बलों के कारण होने वाले अधिशोषण को भौतिक अधिशोषण कहते हैं, और भौतिक बल जो होते हैं उनको वंडरवाल बल कहा जाता है। तो वंडरवाल बलों के कारण होने वाले अधिशोषण को भौतिक अधिशोषण कहते हैं। ताप बढ़ाने पर इसका मान घटता जाता है। जबकि रासायनिक अधिशोषण की बात करें तो रासायनिक बलों के कारण होने वाले अधिशोषण को रासायनिक अधिशोषण कहते हैं, और निश्चित ताप तक अगर इसे ताप बढ़ाया जाए तो रासायनिक अधिशोषण का मान बढ़ता चला जाता है। स्वर्ण संख्या की बात करते हैं तो टिप्पणी पूछी गई है कि स्वर्ण संख्या पर टिप्पणी कीजिए। तो किसी रच्छी कोलाइड की वह मिलीग्राम में मात्रा जो 10 ग्राम गोल्ड साल को 10% सांद्रता वाले 1 ml NaCl के स्कंदन से होने से बचाती है, क्या कहलाती है? स्वर्ण संख्या कहलाती है। किसी रच्छी कोलाइड की वह मिलीग्राम में मात्रा जो 10 ml स्वर्ण साल को 10% सांद्रता वाले 1 ml NaCl के विलयन से स्कंदन होने से बचाती है, स्वर्ण संख्या कहलाती है। इसी तरह रक्षण की बात करते हैं तो जब द्रव स्नेही कोलाइडों की उपस्थिति में द्रव विरोधी कोलाइडों में कोई वैद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाया जाता है तो उसका स्कंदन नहीं होता, यानी द्रव स्नेही कोलाइडों की उपस्थिति में द्रव विरोधी कोलाइडों का स्थायित्व वैद्युत अपघट्य पदार्थों के प्रति बढ़ जाता है। इस घटना को ही रक्षण कहते हैं, और ये जो द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं इन्हें रच्छी कोलाइड कहा जाता है। जैसे गोल्ड साल में अगर जिलेटिन का विलयन मिला दिया जाता है तो उसका रक्षण बढ़ जाता है, किसके प्रति? सोडियम क्लोराइड वैद्युत अपघट्य के प्रति। तो इसलिए कह सकते हैं कि रक्षण कौन कर रहा है? जिलेटिन का विलयन। किसका? गोल्ड साल का। तो गोल्ड साल द्रव विरोधी विलयन है, जबकि
जो जिलेटिन का विलयन है वो द्रव स्नेही विलयन का कार्य कर रहा है। टिंडल प्रभाव की बात करते हैं तो दृश्य प्रकाश को कोलाइडी विलयन से जब गुजारा जाता है तो किरण का पथ बन जाता है, जबकि वास्तविक विलयन में ऐसा नहीं होता। वास्तविक विलयन के कण इतने छोटे होते हैं कि वो दृश्य प्रकाश का परावर्तन कर पाने में समर्थ नहीं होते, जबकि कोलाइडी कणों का आकार बड़ा होता है वास्तविक विलयन के कणों के आकार से, इसलिए वो प्रकाश का परिवर्तन कर पाने में सक्षम होते हैं। इसके कारण किरण का पथ जो होता है वो चमकदार हो जाता है। इस घटना को ही टिंडल प्रभाव कहते हैं। जैसे अंधेरे कमरे में जब सूर्य का प्रकाश या कोई किरण आती है तो वो किरण का पथ जो है चमकने लगता है, तो वो जो प्रभाव होता है उसी को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं तो संगुणक कोलाइड कौन से हैं? वे पदार्थ जिन्हें विलायक में घोलने पर वो संगुणित होकर कोलाइडी विलयनों का निर्माण करते हैं, ऐसे कोलाइड संगुणक कोलाइड कहलाते हैं या संगुणित कोलाइड कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं, द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइडों में अंतर बताइए। तो वे पदार्थ यानी परिक्षिप्त प्रावस्था जो सरलता से परिक्षेपण माध्यम में घुलकर यानी विलेय विलायक में घुलकर कोलाइडी विलयनों का निर्माण करते हैं, ऐसे विलयन या ऐसे पदार्थ द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं। इन्हें उत्क्रमणी कोलाइड भी कहा जाता है, जैसे बबूल का गोंद, जिलेटिन, एल्बुमिन। वे पदार्थ जो सरलता से परिक्षेपण माध्यम में घुलकर कोलाइडी विलयनों का निर्माण करते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड या उत्क्रमणी कोलाइड कहलाते हैं। जबकि वे पदार्थ जो सरलता से परिक्षेपण माध्यम में घुलते नहीं हैं, ऐसे पदार्थों को द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं। इन्हें अनुत्क्रमणी कोलाइड भी कहा जाता है, जैसे सल्फर, फेरिक हाइड्रोक्साइड, गोल्ड, ये सब जो पदार्थ होते हैं ये सब द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं। कैसियस ऑफ पर्पिल बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको कई लोगों ने हमसे पूछा है। तो कैसियस ऑफ पर्पिल क्या है? गोल्ड क्लोराइड के तनु विलयन को जब स्टेनस क्लोराइड के विलयन से अपचित कराया जाता है तो बैगनी रंग का गोल्ड साल प्राप्त होता है। याद करने वाली बात है कि गोल्ड क्लोराइड के तनु विलयन को स्टेनस क्लोराइड के विलयन से जब अपचयित कराया जाता है, SnCl2 के विलयन से जब अपचयित कराया जाता है तो बैगनी रंग का गोल्ड साल प्राप्त होता है, जिसे पर्पिल ऑफ कैसियस कहा जाता है। इसका रिएक्शन है 2AuCl3 + 3SnCl2 एरो 2Au + 3SnCl4। यहां देख लीजिए बैगनी रंग का गोल्ड साल प्राप्त हो रहा है, इसी को कहते हैं पर्पिल ऑफ कैसियस। अब पायस क्या है, इसके प्रकार बताइए तथा विपायसीकरण को स्पष्ट कीजिए। तो पायस क्या है? वे कोलाइडी निकाय जिनमें परिक्षिप्त प्रावस्था यानी विलेय तथा परिक्षेपण माध्यम यानी विलायक दोनों द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, पायस कहलाते हैं। अब पायस के प्रकार कौन से हैं? जल का तेल में पायस, जल का तेल में पायस, याद रखने वाली बात है, जल का तेल में पायस, और दूसरा है तेल का जल में पायस, ऑयल इन वाटर, और दूसरा है वाटर इन ऑयल। अब पायसों को पुनः दो अमिश्रणीय द्रवों में बदलने की जो प्रक्रिया होती है यानी पायस की संरचना को नष्ट करने की प्रक्रिया ही विपायसीकरण कहलाती है। जैसे दूध को अगर हम गर्म करें या अत्यधिक ठंडा करें तो उसमें उपस्थित जो वसा होती है यानी मलाई जो होती है वो पृथक हो जाती है। इस घटना को ही विपायसीकरण कहा जाता है। तो धन्यवाद, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपको धन्यवाद। किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई समस्या है तो आप लगातार संपर्क में बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए। कैम माइंड साइनिंग आउट।